अग्निपुत्र और अंधकार का सम्राट, एक महाकाव्य फंटेसी उपन्यास। आग की शुरुआत। अध्याय 1। धरती जलती है। सूर्यास्त के बाद जब आकाश में लालिमा फैलती है, तब गांव के बच्चे अपनी माताओं की गोद में दुबक जाते हैं और बुजुर्ग चौपाल पर इकट्ठे होकर पुरानी कहानियां सुनाते हैं। लेकिन उस शाम जब आर्यव अपने घर की टूटी हुई दीवार के पास बैठकर आकाश को निहार रहा था, तब न तो बच्चों की किलकारियां थीं, न बुजुर्गों की बातें। केवल एक भयावह सन्नाटा था और दूर पहाड़ियों के पार से उठती काले धुएं की लकीरें। वरुणपुर एक छोटा सा गांव था, राजधानी से इतनी दूर कि राजा का नाम तो सबने सुना था, लेकिन राजा का चेहरा किसी ने नहीं देखा था। यहाँ के लोग खेती करते थे, मवेशी पालते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी वही जीवन जीते थे जो उनके पूर्वज जी चुके थे। किसी को कोई शिकायत नहीं थी, किसी को कोई बड़ी इच्छा नहीं थी। आर्यव इस सबसे अलग था। वह 18 वर्ष का था, लंबा, दुबला पतला, घुंघराले काले बालों वाला लड़का जिसकी आंखें हमेशा क्षितिज की ओर देखती रहती थीं। उसके पिता रामदेव एक किसान थे, लेकिन 3 साल पहले एक अजीब बीमारी में उनका निधन हो गया था। माँ सुमित्रा अकेले खेत संभालती थीं और आर्यव उनकी मदद करता था। लेकिन रात को जब सब सो जाते थे, आर्यव जागता रहता था, सोचता रहता था कि इस जीवन से परे भी कुछ है। उसे पता नहीं था कि वह परे की दुनिया बहुत जल्द उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। आर्यव, आर्यव, जल्दी आ, पड़ोसी रमेश की आवाज़ सुनाई दी। आर्यव उठा। रमेश हाँफते हुए भाग रहा था, उसके चेहरे पर भय साफ दिख रहा था। क्या हुआ? आर्यव ने पूछा। पहाड़ी के उस पार, नंदनगांव, वे कह रहे हैं कि सब जल गया। पूरा गांव, एक रात में। आर्यव का दिल डूब गया। नंदनगांव उनके गांव से केवल 6 कोस दूर था। वहां उसके कई परिचित रहते थे। कैसे? किसने? काले घुड़सवार, रमेश फुसफुसाया जैसे कोई सुन न ले। वे अंधकार के सम्राट के दूत हैं। लोग कहते हैं कि उनके घोड़ों के खुरों से आग नहीं निकलती है तो बर्फ निकलती है, और जो भी उस बर्फ से छू जाता है वह पत्थर बन जाता है। आर्यव को विश्वास नहीं हुआ, पर उसकी आंखें उन काले धुएं की लकीरों की तरफ गई जो अभी भी आकाश में उठ रहे थे, और उसके पेट में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उस रात गांव में कोई नहीं सोया। चौपाल पर सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए। बुजुर्ग बोलते रहे, औरतें रोती रहीं, बच्चे माताओं से चिपके रहे। गांव के मुखिया धर्मदास ने घोषणा की कि कल सुबह सबको अपना सामान बांधना होगा और पहाड़ के उत्तर में मगधपुर की तरफ कूच करना होगा। आर्यव चुपचाप एक कोने में बैठा सुन रहा था। उसकी माँ उसके पास आए और उसका हाथ थामा। तू ठीक है? सुमित्रा ने पूछा। हाँ माँ, झूठ मत बोल, मैं तेरी माँ हूँ। आर्यव ने उनकी आंखों में देखा। माँ, क्या हम भागते ही रहेंगे? क्या कोई लड़ेगा नहीं? लड़ने के लिए शक्ति चाहिए बेटा। शक्ति है, बस जगानी पड़ती है। सुमित्रा ने उसे गले से लगा लिया। उन्हें पता था कि यह बात आर्यव ने यूं ही नहीं कही थी। वह जानती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उनके बेटे के भीतर क्या छिपा है, भले ही खुद आर्यव को अभी इसका पूरा एहसास नहीं था। 3 साल पहले जब रामदेव मरे थे, आर्यव ने बेहोशी की हालत में उस खाट को जला दिया था जिस पर रामदेव लेटे थे। पर जब होश आया, आर्यव खुद सुरक्षित था। उसकी एक भी उंगली नहीं जली थी। सुमित्रा ने किसी को कुछ नहीं बताया था। वह रात और भी अजीब बीती। आधी रात के करीब जब आर्यव बाहर आंगन में लेटा था, आकाश में कुछ हलचल हुई। एक तारा नहीं, एक ज्योति टूटकर गिरती हुई उनके गांव की तरफ आती दिखी। आर्यव उठकर बैठ गया। वह ज्योति तेजी से नीचे आए और गांव के बाहर के जंगल में जाकर गिर गई। धमाका नहीं हुआ, केवल एक हल्की सी रोशनी फैली और फिर सब ठंडा। आर्यव जानता था कि उसे नहीं जाना चाहिए, पर उसके पैर चल दिए। जंगल में घुसते ही उसे कुछ अजीब लगा। पत्तियां जल रही थीं, पर आग की लपटें नहीं थीं। केवल एक सुनहरी चमक, जैसे रेशमी धागे हवा में तैर रहे हों। और उस चमक के बीच में एक वृद्ध व्यक्ति जमीन पर पड़े थे। आर्यव दौड़कर उनके पास गया। उन्होंने सफ़ेद वस्त्र पहने थे जो जगह जगह से जले हुए थे। उनके बाल और दाढ़ी लंबी, बिल्कुल सफ़ेद। लेकिन उनकी आंखें जब उन्होंने खोलीं तो उनमें एक ऐसी ज्योति थी जो आर्यव ने पहले कभी नहीं देखी थी। आ गया तू, वृद्ध ने कहा, उनकी आवाज़ कमज़ोर थी पर स्पष्ट। मैं तुझे ढूंढने आया था पुत्र। मुझे? आर्यव चौंका। आप कौन हैं? तक्षक, गुरु तक्षक। और तू आर्यव है, अग्नि का वारिस। क्या मतलब? तेरे पास वक्त नहीं है सवाल पूछने का। वृद्ध ने उठने की कोशिश की। आर्यव ने उनका हाथ थामा और उन्हें उठाया। मुझे तेरे घर ले चल, और किसी को मत बताना मेरे बारे में, अभी नहीं। आर्यव उन्हें घर ले आया। माँ जाग गई, पर तक्षक को देखकर वे भी कुछ नहीं बोली, जैसे वे उन्हें पहले से जानती हों। अध्याय 2। गुरु का रहस्य।
सुबह होने से पहले, जब पूरा गांव अभी भी अपने डर में डूबा था, आर्यव, उसकी माँ और गुरु तक्षक एक छोटी सी कोठरी में बैठे थे। तेल का दीपक जल रहा था और उसकी रोशनी में तक्षक का चेहरा और भी प्राचीन और गहरा लग रहा था। तू जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ? ये सवाल नहीं था, बयान था। हाँ, मैं एक जादूगर हूँ, पर साधारण नहीं। मैं उन 7 ऋषियों में से एक का शिष्य हूँ जिन्होंने इस संसार में जादू की नींव रखी थी। हम लोगों को अग्निदृष्टा कहते हैं। हम लोग दुनिया में संतुलन बनाए रखते हैं, प्रकाश और अंधकार के बीच। पर यह संतुलन अब टूट रहा है। आर्यव ने पूछा। टूट गया है? बहुत पहले। तक्षक ने आंखें बंद की। सम्राट निशांत, जिसे लोग अंधकार का सम्राट कहते हैं, वह कोई साधारण राजा नहीं है। वह खुद एक अग्निदृष्टा था, हमारा ही एक भाई। पर उसने एक वर्जित मंत्र सीखा, निशा अस्त्र, जो प्रकाश की ऊर्जा को अंधकार में बदल देता है। उस मंत्र ने उसे अजेय बना दिया, और उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे राक्षस। तो आप उसे रोक नहीं सकते। मैं नहीं, हम साथ थे, अब केवल मैं बचा हूँ। और मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शक्ति क्षीण हो गई है। तक्षक ने आर्यव को गहरी नजरों से देखा। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, तुझे लेने। आर्यव ने एक पल के लिए माँ की तरफ देखा। सुमित्रा की आंखें नम थीं, पर उनके चेहरे पर दृढ़ता थी। तू अग्निपुत्र है, तक्षक ने कहा। तेरे पूर्वज उस महान राजा के वंशज थे जिसने पहले भी निशांत जैसे एक अंधकार सम्राट को हराया था। वह शक्ति, वह अग्नि, वह तेरे रक्त में है, तेरे भीतर है। मैंने कभी जादू नहीं किया, तूने किया है। तूने उस खाट को जलाया था। आर्यव स्तब्ध हो गया। वह हादसा था। हादसे जादू से होते हैं, जब जादू पर काबू न हो। तक्षक ने धीरे से कहा, अब तुझे अपनी उस शक्ति को पहचानना है, उसे समझना है, और फिर उसका उपयोग करना है इस संसार को बचाने के लिए। और अगर मैंने मना कर दिया, तो तेरा गांव जलेगा। ये गांव कल शाम तक अस्तित्व में नहीं रहेगा। ये वाक्य हवा में थम गया। माँ ने एक सिसकी ली। आर्यव ने एक लंबी सांस ली। उसने हमेशा जाना था कि उसकी नियति यहाँ खेती करना नहीं है, पर यह इससे बहुत बड़ा था। ठीक है, उसने कहा, बताए मुझे क्या करना है। तक्षक की आंखों में एक हल्की सी राहत आई। पहले तुझे यहाँ से निकलना होगा। आज सुबह माँ को साथ लेकर। तेरी माँ यहाँ सुरक्षित रहेंगी। मैंने इस गांव पर एक सुरक्षा कवच डाला है। 6 महीने तक कोई काला जादू यहाँ असर नहीं करेगा। पर तुझे जाना होगा सूर्यनगर। वहाँ के राजमहल में एक प्राचीन अग्निकुंड है। उसमें स्नान करने के बाद ही तेरी शक्ति पूरी तरह जागेगी। सूर्यनगर, आर्यव ने सोचा। वह यहाँ से कम 20 दिन की यात्रा पर था, और रास्ते में क्या क्या था ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। हाँ, और तू अकेले नहीं जाएगा। कौन साथ आएगा? तक्षक मुस्कुराए, और उस मुस्कुराहट में एक रहस्य था। वे मिलेंगे रास्ते में। अध्याय 3, पहली मुलाकात। भोर होने से पहले आर्यव निकल गया। माँ ने उसे गले लगाया, उसके माथे पर चुंबन दिया और एक छोटी सी पोटली थमाई जिसमें सूखे मेवे, एक कपड़ा और उसके पिता का वह पुराना लोहे का कड़ा था जो उन्होंने हमेशा पहना था। ये पहन लेना, माँ ने कहा, तेरे बाबा की यादगार है। आर्यव ने कड़ा पहना। वह ठंडा था, ठंडा और भारी। पर जैसे ही उसने पहना, एक अजीब गर्माहट उसके भीतर फैली। तक्षक ने उसे एक नक्शा दिया और एक छोटी सी लाल पत्थर की अंगूठी। यह अंगूठी पहन, ये तुझे जादुई प्राणियों से पहचान दिलाएगी, और नक्शे में जो रास्ता है उसी से जाना, भले ही कोई और रास्ता आसान लगे। आर्यव आधे घंटे चला होगा कि जंगल घना होने लगा। सूरज अभी निकला नहीं था और अंधेरे में पेड़ों की परछाई डरावनी लग रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह रुका। एक पत्ती की सरसराहट। कौन है? उसने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं। वह फिर चला, पर पैरों की आहट बंद नहीं हुई। अचानक एक साया उसके सामने आ गया, तेज, फुर्तीला और आर्यव को जमीन पर पटकने के लिए पर्याप्त। आर्यव पीठ के बल गिरा। उसके ऊपर एक महिला थी, उम्र 25-26 के आसपास, लंबी, पर्ण रंग की त्वचा, काले कपड़े, कमर में 2 तलवारें। तू अकेला चल रहा है जंगल में? मूर्ख है क्या? वह बोली। मुझे छोड़ो, आर्यव ने छटपटाते हुए कहा। पहले बता, तू वरुणपुर से आया है? हाँ। अब छोड़ो। उसने उसे छोड़ दिया और उठकर खड़ी हो गई। आर्यव भी उठा, कपड़े झाड़े। मेरा नाम कालिंदी है, उसने कहा, जैसे यही सबसे जरूरी जानकारी हो। आर्यव, जानती हूँ। वह घूमी और चलने लगी। चल मेरे साथ। कहाँ? सूर्यनगर। आर्यव ने मुंह खुला रखा। तुम्हें कैसे पता मैं सूर्यनगर जा रहा हूँ? क्योंकि मुझे भेजा गया है तुझे साथ ले जाने के लिए, कालिंदी ने बिना रुके जवाब दिया। और अगर तुझे गुरु तक्षक पर भरोसा है तो मुझ पर भी कर। वे मेरे भी गुरु हैं।
ये नाम सुनकर आर्यव का संदेह थोड़ा कम हुआ। वह कालिंदी के पीछे हो लिया। तुम कब से जानती हो उन्हें? 12 साल की उम्र से। उन्होंने मुझे वन में अकेला पाया था, भूखा, घायल। मेरे पूरे परिवार को काले घुड़सवारों ने मार डाला था। उसकी आवाज़ में दर्द था, पर वह दर्द लंबे समय से ढका हुआ था, जैसे पत्थर के नीचे दबा हुआ अंगारा। मुझे खेद है, आर्यव ने कहा। खेद नहीं, बदला चाहिए, कालिंदी ने कहा। और बदला तभी मिलेगा जब निशांत को हराया जाएगा। वे घंटों चले। कालिंदी रास्ता जानती थी, हर पेड़, हर पत्थर, जैसे वह इस जंगल में पैदा हुई हो। आर्यव ने देखा कि उसके कदम बिल्कुल आवाज़ नहीं करते थे, जैसे वह हवा पर चल रही हो। दोपहर के करीब वे एक नदी के किनारे रुके। यहाँ खाना खाते हैं, कालिंदी ने कहा। आर्यव ने पोटली खोली, सूखे मेवे निकाले। बस इतना है, कालिंदी ने नाक चढ़ाई। और क्या लाता? कालिंदी ने अपना थैला खोला और उसमें से रोटियां, अचार और एक छोटी सी मशक निकाली। ये लो। खाते खाते आर्यव ने पूछा, इस यात्रा में और कौन कौन मिलेगा? पता नहीं, तक्षक ने बस इतना कहा था कि रास्ते में साथी मिलेंगे। और निशांत का अंधकार, वह कितनी दूर तक फैल चुका है। कालिंदी की आंखें गंभीर हो गईं। 3 राज्य पहले ही उसके अधीन हैं। पूर्व का वर्षागढ़, दक्षिण का समुद्रपुर और उत्तर का बर्फ राज्य शीतलपुर। बस मध्य में सूर्यनगर बचा है, और वह भी ज्यादा दिन नहीं बचेगा। सूर्यनगर का राजा क्या कर रहा है? राजा तो 2 साल से बीमार है। महामंत्री वृकोदर ही सब चला रहा है। कालिंदी ने एक पल रुककर कहा, और वृकोदर पर मुझे संदेह है। संदेह? निशांत तक जाने में हर बार कोई खबर पहले पहुंच जाती है। भेद खुल जाता है। मुझे लगता है महल में कोई भेदिया है, और महामंत्री से ज्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं। आर्यव ने यह बात मन में संजो ली। उसी शाम, जब वे नदी किनारे आगे बढ़ रहे थे, उन्हें एक अजीब दृश्य मिला। एक आदमी हट्टा कट्टा, दाढ़ी वाला, फटे कपड़ों में एक छोटे लड़के को पकड़कर खड़ा था। उसके हाथ में एक छुरी थी और वह उससे एक बूढ़ी औरत से सोने के कड़े मांग रहा था। ये दो, नहीं तो इस लड़के को, उसने धमकी दी। रुको। आर्यव आगे बढ़ा। कालिंदी ने उसका हाथ पकड़ा। मत जा, वह बच्चे को धमका रहा है। मैं जाती हूँ। कालिंदी आगे बढ़ी, शांत, धीमी चाल से। उसने एक तलवार निकाली। वह आदमी, जो शायद भैरव था, हालांकि आर्यव ने अभी उसका नाम नहीं जाना था, ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में पहले क्रोध था, फिर हिचकिचाहट। हट जा रास्ते से, औरत। लड़के को छोड़। नहीं मानूंगा। ठीक है। जो हुआ वह इतनी तेजी से हुआ कि आर्यव देख भी नहीं पाया। कालिंदी ने एक कदम आगे लिया, तलवार घुमाई और छुरी हवा में उड़ गई। अगले ही पल वह आदमी जमीन पर था, कालिंदी का पैर उसकी छाती पर। एक काम करो, कालिंदी ने कहा। यहाँ से चले जाओ और फिर कभी किसी कमजोर को धमकाने की कोशिश मत करो। वह आदमी उठा। उसके चेहरे पर शर्म के भाव थे, और कुछ और भी। कुछ जो आर्यव ने पहचाना, वह था पहचान का दर्द। यह आदमी हमेशा से डाकू नहीं था। रुको, आर्यव ने कहा। वह आदमी ठिठका। तुम्हारा नाम? भैरव। पहले क्या करते थे? भैरव ने कुछ नहीं कहा। राजसैनिक थे न? आर्यव ने अनुमान लगाया। भैरव की आंखें चौड़ी हो गईं। कैसे जाना? तुम्हारे खड़े होने का तरीका, तुम्हारे कदमों का अनुशासन, ये सीखा हुआ है, जन्मजात नहीं। भैरव ने एक लंबी सांस ली। हाँ, सूर्यनगर की फौज में था 6 साल। पर उसने रुक कर देखा। पर जब वृकोदर ने महल का कंट्रोल लिया, तो उसने पुरानी फौज के जो सैनिक उसके आदेश मानने से मना करते थे, उन्हें निकाल दिया। मैंने मना किया था उसके एक गलत आदेश पर। तो बाहर। और तब से? कालिंदी ने पूछा। तब से यह। भैरव ने अपने फटे कपड़ों की तरफ इशारा किया। आर्यव ने कालिंदी की तरफ देखा। कालिंदी ने एक भान उठाए। हमारे साथ चलोगे? आर्यव ने भैरव से पूछा। कहाँ? सूर्यनगर। अध्याय 4 अंधकार के दूत। तीनों चल रहे थे, आर्यव, कालिंदी और भैरव, जब उन्हें पहली बार काले घुड़सवारों का सामना करना पड़ा। वह एक पुराने टूटे हुए पुल के पास था। नदी का पानी नीचे तेजी से बह रहा था और पुल पर कुछ तख्ते टूटे हुए थे, पर जाना उसी रास्ते से था। जैसे ही वे पुल पर चढ़ने लगे, नदी के उस पार धूल उड़ती दिखी। 5 घुड़सवार, काले घोड़े, काले कवच, और उनके भाले की नोकों से एक बैंगनी रोशनी निकल रही थी। भागो, कालिंदी ने धीमे से कहा। किधर? भैरव ने पूछा। पुल पार करो जल्दी। वे दौड़े। पुल के तख्ते उनके पैरों तले हिले। घुड़सवार भी तेजी से आए। एक ने भाला फेंका, वह आर्यव के कान के बगल से गुजरा। पुल पार करते ही भैरव ने पीछे मुड़कर देखा। वे पुल पर चढ़ रहे हैं। ठहरो। आर्यव रुक गया। क्या कर रहे हो? कालिंदी ने कहा। आर्यव ने अपनी आंखें बंद कीं। उसके भीतर कुछ हिल रहा था, एक उबलती हुई ऊर्जा, जो उसने पहले भी महसूस की थी, पर कभी समझी नहीं थी।
उसने उस ऊर्जा को जाने दिया। उसके हाथों में आग लपटें उठीं। भैरव पीछे हट गया। यह क्या है? कालिंदी ने उसका हाथ पकड़ा। रुको, देखो। आर्यव ने अपने दोनों हाथ पुल की तरफ फैलाए और आग की लपटें उड़ीं। पुल की सूखी लकड़ियां आग पकड़ने लगीं। घुड़सवार रुके, घोड़े हिनहिनाए। पुल जला, टूट गया। घुड़सवार उस पार रह गए। आर्यव के हाथों की लपटें बुझ गईं। वह थका हुआ था, बहुत थका हुआ, और उसके घुटने कांप रहे थे। कालिंदी ने उसे थाम लिया। ठीक हो? उसने पूछा। हाँ, बस जरा। वह बैठ गया। भैरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तू जादूगर है? हाँ, कालिंदी ने जवाब दिया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुमने पूछा नहीं था। भैरव ने एक लंबी सांस ली, फिर आर्यव के पास बैठकर अपनी मशक निकाली। पानी पी। आर्यव ने पानी पिया। धीरे धीरे ताकत लौटी। उस रात वे एक गुफा में रुके। कालिंदी ने एक छोटी सी जादुई आग जलाई जो धुआं नहीं छोड़ती थी, ताकि दुश्मन को आभास न हो। वे घुड़सवार क्यों हमें ढूंढ रहे थे? भैरव ने पूछा। निशांत को पता चल गया होगा कि अग्निपुत्र जाग रहा है, कालिंदी ने कहा। अग्निपुत्र? आर्यव। भैरव ने आर्यव को देखा। बच्चा है, बच्चा जिसके हाथों में आग है, आर्यव ने व्यंग से कहा। भैरव मुस्कुराया, शायद पहली बार उस रात। ठीक है, चलो, मैं साथ हूं। अध्याय 5 नागमणि की पहेली। चौथे दिन की यात्रा में वे एक अजीब जगह पहुंचे। जंगल का एक हिस्सा जहां पेड़ों की पत्तियां नीले रंग की थीं और जमीन पर सफेद फूल खिले थे। ये जगह सुंदर थी, पर एक अजीब शांति थी यहाँ, जो थोड़ी भयावह लगती थी। ये नागवन है, कालिंदी ने धीमे से कहा। यहाँ से जल्दी निकलना होगा। क्यों? आर्यव ने पूछा। नाग जाति का इलाका है। वे मानवों को पसंद नहीं करते। नाग जाति? भैरव ने उलझन से कहा। मतलब सांप, अर्धनाग, आधे मानव आधे सांप। बहुत शक्तिशाली जादू जानते हैं। वे जल्दी जल्दी चलने लगे, पर जंगल और घना होता गया। रास्ता गुम हो गया। हम भटक गए, भैरव ने कहा। नहीं, नागवन हमें भटका रहा है। यह उसका जादू है, कालिंदी ने कहा। उसने एक मंत्र पढ़ा, पर कुछ नहीं बदला। तभी एक आवाज आई ऊपर से। तुम तीनों को देर से यहाँ से निकलना चाहिए था। वे तीनों चौंक कर ऊपर देखा। एक पेड़ की शाखा पर एक अजीब प्राणी बैठा था। ऊपर का आधा हिस्सा एक युवक का था, पर उसकी त्वचा हरी नीली थी और उसकी आंखें पूरी तरह सुनहरी। नीचे की तरफ एक लंबी, चमकीली सांप की पूंछ थी। नागमणि, कालिंदी ने सांस ली। कालिंदी? वह प्राणी खुश होकर नीचे उतरा, अपनी पूंछ पर सर्पाकार तरीके से। कितने साल बाद? 3 साल। तुम यहाँ से गुजरी तो बताती, मैंने जंगल में तुम्हारे लिए। उसने आर्यव और भैरव को देखा। ये दोनों कौन हैं? साथी। यह आर्यव है, अग्निपुत्र। नागमणि की सुनहरी आंखें आर्यव पर टिक गईं। एक लंबी चुप्पी। सच? फिर वह हिंदी में नहीं, एक पुरानी भाषा में कुछ बोला। वह क्या बोला? आर्यव ने फुसफुसाया। वह कह रहा है, आग वापस आई है। ये नाग भाषा में एक बहुत पुरानी भविष्यवाणी है। नागमणि आर्यव के करीब आया। उसने अपना हाथ आर्यव के माथे पर रखा, उसकी उंगलियां ठंडी थीं। हाँ, उसने कहा, अग्नि का बीज है इसमें। अभी छोटा है, पर जल्द बड़ा होगा। तुम हमारे साथ चलोगे? आर्यव ने पूछा। नागमणि ने हंसते हुए अपनी पूंछ पटकी। मैं? मानवों के साथ? मुझे पता था मैं तुमसे पहले ये सवाल पूछूंगा। तो उद्धरण चिन्ह ... हाँ, वह गंभीर हो गया। निशांत ने 2 साल पहले हमारे नाग राजा को पत्थर में बदल दिया था। मेरे राजा का बदला लेने का मौका मुझे नहीं छोड़ना चाहिए। और इस तरह 4 हो गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 2 राजमहल के रहस्य। अध्याय 6 सूर्यनगर। 10वें दिन वे सूर्यनगर की सीमा पर पहुंचे। ये शहर देखते ही भव्य लगता था। पहाड़ी की ढलान पर बना, चारों ओर से ऊंची दीवारें और बीच में एक विशाल महल जिसके शिखर सोने से चमकते थे। यहाँ बाजार थे, मंदिर थे, लोग थे, पर एक बात अजीब थी। चेहरों पर डर था। ये शहर जीवित है पर डरा हुआ है, भैरव ने कहा। वृकोदर का असर है, कालिंदी ने कहा। वे शहर में दाखिल हुए। नागमणि को एक बड़ी चादर में लपेटना पड़ा, उसकी पूंछ को छिपाने के लिए। वह इससे खुश नहीं था। मैं तुम्हारे साथ आया था, ये तो ठीक था, पर यह अपमान। वह बड़बड़ाता रहा। बस थोड़ी देर, आर्यव ने हंसकर कहा। शहर में एक सराय मिली, सूर्य सराय। वे वहां रुके। कालिंदी बाहर गई जानकारी इकट्ठा करने। जब वह लौटी, उसके चेहरे पर चिंता थी। क्या हुआ? राजा की हालत बहुत खराब है। डॉक्टरों का कहना है 1 महीने से ज्यादा नहीं है। और उनका एकमात्र बच्चा राजकुमारी मेघना है, जो राज्य बचाना चाहती है पर वृकोदर के डर में है। अग्निकुंड? वह महल के अंदर है, सबसे भीतरी कक्ष में। वहां तक जाना आसान नहीं। तो महल में घुसना होगा। भैरव ने हाथ ऊपर किए।
ये तो पागलपन है, तुम रो रहे हो। नागमणि ने उसे टोका। नहीं, बस ये सोच रहा था कि यह योजना थोड़ी और विस्तृत होनी चाहिए थी। उसी रात सराय में एक अजीब बात हुई। उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया, बहुत धीरे से, जैसे कोई चाहता हो कि सिर्फ वे ही सुने। भैरव ने हाथ में तलवार ली और दरवाज़ा खोला। एक लड़की थी, 17-18 साल की, सादे कपड़े पहने, पर उसकी आंखों में एक शाही तेज। वह साधारण दिखने की कोशिश कर रही थी पर असफल। राजकुमारी मेघना, कालिंदी ने पहचाना। मेघना ने एक उंगली होठों पर रखी। बताओ मत। वह भीतर आए और दरवाज़ा बंद किया। आप यहाँ कैसे? आर्यव ने पूछा। मुझे पता चला कि एक अग्निपुत्र आया है। उसकी आंखें सीधे आर्यव पर थीं। सच है? हाँ। उसने एक गहरी सांस ली। तो भगवान का शुक्र है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मेरे पिता को, मेरे राज्य को। क्या हुआ है? वृकोदर ने एक सप्ताह पहले निशांत के दूतों से मुलाकात की। मैंने खुद देखा, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। उसके पास राज्य की आधी फौज है, और अगर मैंने आवाज़ उठाई तो वह मेरे पिता को। उसकी आवाज़ कांपी। आर्यव ने उसकी आंखों में देखा। वह डरी हुई थी, पर झुकने को तैयार नहीं थी। हम अग्निकुंड तक पहुंचना चाहते हैं, आर्यव ने कहा। महल के सबसे भीतरी कक्ष में है। वहां जाने के लिए राजकुमारी की अनुमति चाहिए। मेरी, मेघना ने सीधे कहा। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी, पर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। क्या मदद? वृकोदर को रोको। उसके पास निशांत के लिए कुछ है, एक प्राचीन मंत्र पत्र। वह पत्र निशांत को सूर्यनगर के रक्षा कवच को तोड़ने में मदद करेगा। अगर वह पत्र निशांत तक पहुंच गया। समझ गए? कालिंदी ने कहा। पहले पत्र, फिर अग्निकुंड, भैरव ने स्पष्ट किया। हाँ। अध्याय 7 महल के अंदर। अगले दिन सुबह मेघना ने उन्हें महल में घुसाया, सेवकों के भेष में। कालिंदी और मेघना आगे थीं, बाकी पीछे। नागमणि को बाहर छोड़ना पड़ा। महल भव्य था, सोने के खंभे, रेशमी पर्दे, संगमरमर के फर्श। पर यहाँ भी वही डर था, नौकर झुककर चलते थे, आवाजें मध्यम थीं। वृकोदर का कक्ष पश्चिमी मीनार में है, मेघना ने फुसफुसाया। वे पश्चिमी मीनार की तरफ बढ़े, पर रास्ते में एक पहरेदार मिला। रुको, तुम लोग किस काम के हो? नए सेवक, मेघना ने कहा। पहरेदार ने उन्हें ध्यान से देखा। उसकी नज़र आर्यव पर रुकी। तू नया है? पहले नहीं देखा। कल आया हूँ। महामंत्री जी की इजाज़त है। हाँ, ठीक है। पर उसकी आंखों में संदेह था। वे आगे बढ़े। भैरव ने धीमे से कहा, वह संदेह में है। ज्यादा देर नहीं, जल्दी करते हैं। वृकोदर के कक्ष के बाहर 2 पहरेदार थे। कालिंदी ने आर्यव को देखा। आर्यव ने एक पल सोचा, फिर उसने वह तरीका इस्तेमाल किया जो उसने सोचा नहीं था। उसने अपनी उंगलियां एक पहरेदार के कान के पास रखीं और एक हल्की सी गर्मी छोड़ी, इतनी नहीं कि चोट लगे, पर इतनी कि ध्यान भटके। अरे! पहरेदार ने कान पकड़ा। दूसरे ने मुड़कर देखा। उसी पल भैरव ने दोनों को एक साथ बेहोश कर दिया, एक विशेष तरकीब से जो उसने फौजी प्रशिक्षण में सीखी थी। वे अंदर घुसे। वृकोदर का कक्ष बड़ा, भव्य और 2 तरफ से बंद। एक बड़ी मेज पर कागजात फैले थे। दीवार पर एक तिजोरी थी। वह पत्र यहीं होगा, मेघना ने कहा। आर्यव तिजोरी के पास गया। उस पर एक जादुई ताला था। उसने अपनी उंगली उस पर रखी और महसूस किया। इस पर काला जादू है। तोड़ सकते हो? नहीं जानता, वह सोचने लगा। तभी कालिंदी ने एक मंत्र पढ़ा, एक पुराना मंत्र जो तक्षक ने उसे सिखाया था। ताले में कंपन हुई। जल्दी, अभी इस पर अपनी आग छोड़ो। आर्यव ने हाथ रखा और एक हल्की सी गर्मी छोड़ी। ताला टूट गया। तिजोरी के अंदर कई चीजें थीं, सोने के सिक्के, रत्न और एक लाल कपड़े में लिपटा हुआ एक पुराना पत्र। मेघना ने पत्र उठाया, उसे खोला। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये तो बहुत पुराना है। ये वह मूल मंत्र है जिससे सूर्यनगर का रक्षा कवच बना था। अगर निशांत के जादूगरों के पास ये पहुंच गया तो वे उसे उलझ सकते हैं। लेकर चलो, आर्यव ने कहा। वे बाहर निकले, पर बाहर खड़ा था वृकोदर। वह एक लंबा, दुबला आदमी था, 6 फुट से ज्यादा, तीखी नाक, पतले होंठ और आंखें जो हर चीज को एक सौदे की तरह देखती थीं। उसके पीछे 10 पहरेदार थे। राजकुमारी, उसने एक धीमी आवाज में कहा। मुझे आश्चर्य है, वृकोदर। मेघना ने पत्र अपनी पीठ के पीछे छिपाया। वे पत्र को ले गई हैं। वृकोदर की नज़र सीधे मेघना के हाथों पर थी। दे दीजिए, ये पत्र राज संपदा है। मेरे पिता की। आपके पिता? वृकोदर ने एक छोटी सी मुस्कान से कहा। अब निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं। मैं हूँ। आप एक लड़की हैं। आर्यव को क्रोध आया। उसके हाथों में गर्मी आई। रुको, कालिंदी ने धीमे से कहा। आप कौन हैं? वृकोदर ने आर्यव की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहले अनजान, फिर पहचान। अग्निपुत्र, उसने धीमे से कहा। और पहली बार
वृकोदर के चेहरे पर डर आया। अध्याय 8 महामंत्री का असली चेहरा। वृकोदर ने एक पल के लिए पीछे देखा जैसे कोई आदेश देने वाला हो। फिर उसने अपना हाथ उठाया। पकड़ो इन्हें। पहरेदार आगे बढ़े। भैरव ने तलवार निकाली। कालिंदी भी। आर्यव ने कदम आगे बढ़ाया। ये पत्र देना उचित नहीं, उसने वृकोदर से कहा। तुमने जो किया है वह राजद्रोह है। राजद्रोह? वृकोदर हंसा। बच्चे, तुम्हें नहीं पता कि राजनीति क्या होती है। मुझे पता है कि सत्य क्या होता है। वृकोदर का चेहरा बदला। कुछ ऐसा हुआ जो आर्यव ने नहीं देखा था। उसके शरीर पर एक काली परछाई सी उभरी और उसकी आंखें एक पल के लिए बैंगनी चमकीं। वह काले जादू का उपयोग करता है। कालिंदी ने चिल्लाए। वृकोदर ने हाथ से एक लहर फेंकी काली ऊर्जा की। आर्यव को हटने का मौका नहीं मिला। वह ऊर्जा उसे लगी और वह उड़ता हुआ दीवार से टकराया। दर्द भारी था, पर उससे भी भारी था क्रोध। उसके हाथों में आग जली, इस बार नियंत्रित नहीं बल्कि भावना से भरी। उसने उठकर वृकोदर पर आग की एक लपट फेंकी। वृकोदर बचा, पर गर्मी ने उसके एक पहरेदार का कवच जला दिया। बहुत अच्छा, वृकोदर ने कहा। अग्निपुत्र का खून अभी कच्चा है। हाँ, कच्चा है, आर्यव ने माना, पर तुम्हारे लिए काफी है। उसने फिर आग छोड़ी, इस बार रेखा के रूप में पहरेदारों के सामने। आग की दीवार बन गई। भागो, उसने चिल्लाया। वे भागे। महल की एक गुप्त दीवार जो मेघना जानती थी खुली और वे बाहर निकल गए। वृकोदर चिल्लाया, बंद करो सभी दरवाजे। शहर में घोषणा करो। पर वे निकल चुके थे। शहर के बाहर जंगल के पास नागमणि उनका इंतजार कर रहा था। बहुत देर लगाई, उसने कहा। बाद में बात करना, भैरव ने हाँफते हुए कहा। अध्याय 9 झील के किनारे सच। वे शहर से दूर एक झील के किनारे रुके। रात हो चुकी थी, चांद पूरा था। मेघना ने पत्र अपनी छाती से लगाया। ये पत्र अब सुरक्षित है। पर हम सुरक्षित नहीं, कालिंदी ने कहा। वृकोदर पूरे शहर में ढूंढेगा और उसके पास निशांत की शक्ति है। तो अग्निकुंड वापस जाना होगा, पर अब महल में सीधे घुसना संभव नहीं। नागमणि ने अपनी पूंछ से जमीन थपथपाई। एक रास्ता है, भूमिगत। पुराने सूर्यनगर की नींव में सुरंगें हैं, नागों की बनाई हुई। मेरे पूर्वजों ने ये शहर बनाने में मदद की थी। तुम रास्ता जानते हो? हाँ, पर उन सुरंगों में भी खतरे हैं। आर्यव झील के पानी में अपना चेहरा देख रहा था। थका हुआ था, डरा हुआ था, पर उसे खुद से डर था, बाहर से नहीं। कालिंदी उसके पास आकर बैठी। क्या सोच रहे हो? ये सोच रहा हूं कि मैं इसके लायक हूं या नहीं। तुमने आग से पुल जलाया, वृकोदर से लड़े, और दोनों बार लगभग असफल रहा। लगभग और पूरी तरह में बहुत फर्क होता है। कालिंदी ने कहा। तक्षक ने तुम्हें चुना, इसका मतलब है कि कुछ है तुम में। आर्यव ने उसकी तरफ देखा। तुम कभी डरती हो? एक पल की चुप्पी। हमेशा, पर डर से रुकती नहीं। भैरव वहां आया। खाना बनाओगे या बातें करते रहोगे? नागमणि ने पास की झाड़ियों से कुछ कंदमूल ला दिए। मेघना ने एक छोटी सी आग जलाई। भैरव ने खाना बनाया, आश्चर्यजनक रूप से अच्छा। तुम पकाते भी हो? नागमणि ने हैरान होकर पूछा। फौज में हर काम सीखा जाता है, भैरव ने गर्व से कहा। रात के खाने के बाद आसमान में तारे देखते हुए मेघना ने बात की। मेरे पिता ने मुझे एक बात बताई थी जब मैं छोटी थी। उन्होंने कहा था कि सूर्यनगर की असली शक्ति उसके अग्निकुंड में नहीं है। असली शक्ति उसके लोगों में है। जब लोग एक साथ खड़े होते हैं तो कोई भी अंधकार उन्हें नहीं हरा सकता। बुद्धिमान राजा थे, भैरव ने कहा। हाँ, मेघना की आंखें नम हुईं। और अब वे मर रहे हैं। कोई कुछ नहीं बोला। कभी कभी चुप्पी सबसे गहरी बात होती है। भाग 3 सुरंगों की गहराई। अध्याय 10 प्राचीन सुरंगें। अगली रात नागमणि उन्हें शहर की दीवार के पास ले गया, उस जगह जहां एक पुराना कुआं था जो बरसों से बंद था। यहां से नीचे उतरते हैं, नागमणि ने कहा। ये कुआं है, भैरव ने कहा। पहले कुआं था, अब नाग सुरंग का प्रवेश है। नागमणि ने एक प्राचीन नाग भाषा में कुछ कहा और कुएं की पत्थर की दीवार हिली। एक रास्ता खुला। वे एक एक करके नीचे उतरे। सुरंग में अंधेरा था, पर नागमणि की त्वचा खुद रोशनी देती थी। एक हल्की नीली चमक। ये सुरंगें कितनी पुरानी हैं? मेघना ने पूछा। 2000 साल, जब सूर्यनगर बना था, उससे भी पहले। वे चलते रहे। दीवारों पर पुरानी नागलिपि में कुछ लिखा था। यह क्या कहता है? आर्यव ने एक जगह रुककर पूछा। नागमणि ने पढ़ा, ये कहता है, वह जो प्रकाश लेकर आए उसे अंधकार से न डराएं, पर अंधकार से अनजान भी न रहे। भविष्यवाणी लगती है। कुछ देर बाद एक बड़ा गड्ढा आया, चौड़ा, गहरा, और उस पर केवल एक पतला पत्थर का पुल। ये पार करना होगा, कालिंदी ने कहा। हाँ, भैरव आगे बढ़ा। पत्थर कांपा, वह पीछे हटा।
ये टूटेगा, नहीं टूटेगा, नाग पत्थर है, बहुत मजबूत। पर एक ही बार में एक व्यक्ति एक एक करके पार हुए। जब आर्यव की बारी आई, वह बीच में था कि नीचे से एक आवाज आई, गहरी, गुर्राती। रुको, नागमणि ने कहा। क्या है? गड्ढे अजगर, नाग जाति का सबसे बड़ा प्रैरी। गड्ढे में से एक विशाल सिर उठा, सफेद रंग का, जिसकी आंखें लाल थीं और जिसका आकार एक हाथी से भी बड़ा था। आर्यव के पांव ठिठके। मत रुको, चलते रहो, नागमणि ने कहा। फिर उसने नाग भाषा में उस अजगर से बात शुरू की। आर्यव चलता रहा, धीमे धीमे, बिना नीचे देखे। अजगर की नज़र उस पर थी। फिर नागमणि ने कुछ ऐसा कहा कि अजगर ने सिर झुका लिया। आर्यव सुरक्षित पार आ गया। तुमने क्या कहा उसे? उसने नागमणि से पूछा। मैंने कहा, ये वही है जिसके आने का इंतजार था, अग्नि का वाहक। नागमणि मुस्कुराया। अजगर ने पहचाना। सांपों को आग की गंध आती है, हम उसे महसूस करते हैं, जैसे फूल को सूरज की गंध आती है। अध्याय 11 अग्निकुंड। सुरंगें महल की नींव में खुली। वे एक विशाल कक्ष में थे, छत इतनी ऊंची की दिखती नहीं थी, और बीच में एक कुंड, आग से भरा हुआ। पर यह साधारण आग नहीं थी। इसका रंग सुनहरा था, लाल और पीला नहीं, बल्कि सूरज जैसा। और इससे धुआं नहीं उठता था। इसकी गर्मी थी, पर दर्दनाक नहीं, बल्कि एक अजीब आराम देने वाली। अग्निकुंड। मेघना ने सांस ली। कालिंदी ने आर्यव को देखा। यहीं तुम्हारी शक्ति पूरी होगी। आर्यव आगे बढ़ा। कुंड के पास जाते जाते उसे लगा जैसे वह घर आ गया हो, जैसे ये जगह उसे बुला रही हो। उसने एक पल रुककर पीछे देखा। चारों उसे देख रहे थे, उत्सुक, चिंतित। क्या बात है? भैरव ने पूछा। कुछ नहीं, बस डर लग रहा है। हर बड़े काम से पहले डर लगता है, भैरव ने कहा। आर्यव ने एक गहरी सांस ली और वह अग्निकुंड में उतर गया। पहला पल, जलन, तेज, असहनीय। आर्यव चिल्लाया, आर्यव। मेघना आगे बढ़ी। रुको, नागमणि ने उसे रोका। यह जरूरी है। जलन और तेज हुई, पर कुछ और भी हुआ। आर्यव को लगा जैसे वह अपने भीतर उतर रहा हो, परत दर परत, और हर परत के नीचे एक और आग थी, जो बड़ी और तेज और शुद्ध थी। वह डूब गया अग्निकुंड में, और फिर एक विस्फोट। सुनहरी रोशनी कक्ष में फैल गई, इतनी तेज कि सबको आंखें बंद करनी पड़ीं। जब रोशनी कम हुई, आर्यव अग्निकुंड के बीच खड़ा था, पर वह बदल गया था। उसके कपड़े नहीं जले थे, उसकी त्वचा पर एक सुनहरी चमक थी, और उसकी आंखें, जो पहले काली थीं, अब उनमें आग नाच रही थी। आर्यव, कालिंदी ने पुकारा। वह कुंड से बाहर आया। उसके कदम अलग थे, अब वे जमीन पर पड़ रहे थे, पर उनसे छोटी छोटी आग की लकीरें बनती और मिट जाती थीं। उसने अपने हाथ देखे। उसने सोचा, और उसके हाथों में आग की एक विशाल गेंद बनी, नियंत्रित, शुद्ध, शक्तिशाली। वह बोला। अग्निपुत्र जाग गया, नागमणि ने कहा। अध्याय 12 वृकोदर का अंत। वे कक्ष से बाहर निकलने ही वाले थे कि वृकोदर वहां था। अकेला नहीं, उसके साथ 20 पहरेदार थे, और उसकी आंखें अब पूरी तरह बैंगनी थीं। मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगे, उसने कहा, और फिर भी रोक नहीं पाए। आर्यव ने कहा, अब रोकूंगा। वृकोदर ने काला जादू छोड़ा, एक विशाल लहर। पर इस बार आर्यव ने हाथ उठाया। उसकी सुनहरी आग और वृकोदर की काली ऊर्जा टकराईं। दोनों बराबर थे। एक पल, फिर आर्यव की आग आगे बढ़ी। वृकोदर पीछे हटा। उसके चेहरे पर पहली बार सच्चा डर था। ये संभव नहीं है। आर्यव आगे बढ़ा। वृकोदर ने एक आखिरी हमला किया, और इस बार उसने राजकुमारी मेघना को निशाना बनाया। नहीं, आर्यव ने खुद को मेघना के सामने फेंका। वृकोदर की काली ऊर्जा आर्यव को लगी, पर आर्यव की अग्नि शक्ति ने उसे ढाल की तरह रोका। वह पीछे धकेला गया, पर गिरा नहीं। उसने एक अंतिम आग की लपट छोड़ी। वृकोदर का काला कवच टूट गया, और उसके भीतर से एक इंसान निकला। एक थका हुआ, डरा हुआ इंसान, क्योंकि वृकोदर खुद काले जादू का शिकार था। निशांत ने उस पर अपना नियंत्रण किया हुआ था। जब नियंत्रण टूटा, वृकोदर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने, वह बोला। हम जानते हैं, कालिंदी ने कहा। वह जादू निशांत का था। वृकोदर की आंखों में अश्रु थे। मेरे हाथों से बहुत कुछ हो गया, जो मैं चाहता नहीं था। अब वह जादू तुम पर नहीं है, पर पाप तो रहेंगे। मेघना उसके पास आए। एक पल वह चुप रही। जो हुआ, वह हुआ, पर अब जो करोगे, वह तुम्हारा है। सही करोगे। वृकोदर ने झुककर सिर नवाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 4 निशांत का दरबार। अध्याय 13 युद्ध की तैयारी। सूर्यनगर में जब ये खबर फैली कि अग्निपुत्र आ गया है, तो एक नई हलचल हुई। लोग बाहर निकले, पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से। वे आर्यव को देखने आए। राजमहल में एक बड़ी सभा हुई।
राजा को उठाकर लाया गया। वे कमजोर थे पर उनकी आंखें अभी भी तेज थीं। अग्निपुत्र, राजा ने कहा, मेरी राजकुमारी ने बहुत सुनाया है तुम्हारे बारे में। महाराज, निशांत 1 महीने में यहाँ पहुंचेगा। हमारे पास कितनी फौज है? 5000, सेनापति ने कहा। निशांत के पास 30,000 से ज्यादा। एक भारी चुप्पी। तो क्या करेंगे? राजा ने पूछा। सीधी लड़ाई नहीं, स्मार्ट लड़ाई, आर्यव ने कहा। सब उसकी तरफ देखने लगे। निशांत की सबसे बड़ी शक्ति उसका निशा अस्त्र है। वह जब उसे इस्तेमाल करता है तो एक काला बादल छा जाता है और उसकी फौज को असीमित शक्ति मिलती है। पर उस अस्त्र के लिए उसे एक केंद्र बिंदु चाहिए, एक ऊंची जगह। तो हम उस केंद्र बिंदु को पहले ले लेते हैं। कालिंदी ने नक्शा फैलाया। यहाँ सूर्यनगर के उत्तर में ये पहाड़ी है। यही वह ऊंची जगह है जहाँ से निशांत अपना जादू फेंकेगा। अगर हम यहाँ पहले पहुँच जाएं और इसे अपने नियंत्रण में ले लें तो निशांत को दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी, और दूसरी जगह उतनी ऊंची नहीं है। बुद्धिमानी की बात है, रिकोदर ने कहा, जो अब बदला हुआ था और सच्चाई से काम कर रहा था। पर उस पहाड़ी तक पहुंचना आसान नहीं, वहां निशांत के अग्रिम दस्ते पहले से तैनात होंगे। तो हम रात में जाते हैं। कितने लोग? 5। आर्यव ने अपने चारों साथियों को देखा। पागल हो, भैरव ने कहा। शायद। नागमणि ने हाथ उठाया। मैं हूं। कालिंदी ने तलवार थपथपाई। मैं भी। मेघना ने कहा, मैं साथ आऊंगी। तुम राजकुमारी हो, आर्यव ने कहा, और इसीलिए मेरा हक है अपने राज्य के लिए लड़ने का। भैरव ने एक लंबी सांस ली। ठीक है। 5। अध्याय 14। पहाड़ी पर रात। रात के दूसरे पहर वे निकले। 5 योद्धा, 1 मिशन। पहाड़ी की तलहटी तक तो वे चुपके से पहुंच गए, पर ऊपर चढ़ाई शुरू होने के साथ ही दुश्मन के संतरी नजर आने लगे। 20 संतरी, कालिंदी ने फुसफुसाया। नागमणि और मैं दाईं तरफ से जाएंगे, आर्यव ने कहा। तुम 3 बाईं तरफ। उन्होंने इशारा किया और 2 टीमें बनी। नागमणि पेड़ों के ऊपर से चला, अपनी पूंछ से पेड़ की तरफ, बिल्कुल आवाज के बिना। आर्यव नीचे से। उन्होंने मिलकर 3 संतरियों को बेहोश किया, बिना एक भी आवाज के। बाईं तरफ भैरव ने 2 को खुद संभाला। कालिंदी ने 3 को। मेघना ने। आर्यव को हैरानी हुई, 1 को बहुत कुशलता से। तुम लड़ना जानती हो? आर्यव ने बाद में पूछा। राजकुमारी का मतलब कमजोर नहीं होता। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। वहां एक पत्थर का मंच था और उस पर एक काला क्रिस्टल रखा था। यही वह केंद्र बिंदु था। इसे नष्ट करना होगा, कालिंदी ने कहा। इतनी आसानी से नहीं, नागमणि ने कहा। ये निशा पाषाण है। इसे तोड़ने के लिए अग्निपुत्र की पूरी शक्ति लगेगी। आर्यव ने क्रिस्टल के पास जाकर हाथ रखा। उसमें से एक काली ठंडक उठी और एक आवाज, जाने दो, छोड़ दो, हम तुम्हें शक्ति देंगे। झूठ, आर्यव ने कहा। उसने अपनी पूरी अग्निशक्ति उस क्रिस्टल में डाल दी। आग और अंधकार का युद्ध। 5 मिनट। क्रिस्टल कांपा, फटा, एक विस्फोट हुआ और काले कांच के टुकड़े हवा में बिखर गए। पर भैरव को उसमें से एक टुकड़ा लगा। वह गिर पड़ा। भैरव! मेघना दौड़ी। आर्यव ने उसकी तरफ देखा। टुकड़ा उसकी बाह में था। भैरव का चेहरा पीला पड़ रहा था। ये काला कांच है, अगर रात भर रहा तो। मुझे पता है, भैरव ने दर्द में कहा। कालिंदी ने झुककर उस टुकड़े को निकाला, अपने हाथ जला जलाकर। भैरव ने कराहा। रुको, आर्यव ने कहा। उसने अपनी हथेली भैरव के घाव पर रखी। एक गर्म, सुनहरी आग। ये दर्द देगी। दे। घाव चमका, काला जहर जला। भैरव ने एक लंबी, तेज चीख छोड़ी और फिर सांस ली। ठीक है, ठीक हो। हाँ। भैरव उठा। उसकी बाह पर एक सफेद निशान था जो हमेशा रहेगा। धन्यवाद, साथी का काम है। अध्याय 15। निशांत का पत्र। वापस लौटते समय उन्हें एक काला घोड़ा मिला, अकेला, बिना सवार। उस पर एक बक्सा बंधा था। ये यहाँ कैसे? मेघना ने पूछा। नागमणि ने उस बक्से को सूंघा। निशांत की महक है इसमें। पत्र होगा, कालिंदी ने अनुमान लगाया। बक्सा खोला। अंदर एक पत्र था, गहरे काले कागज पर बैंगनी स्याही से लिखा। कालिंदी ने पढ़ा। तारानकन, अग्निपुत्र, तुम होशियार हो। मेरा केंद्र बिंदु नष्ट किया, यह मैंने नहीं सोचा था। पर जान लो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। लड़ाई से पहले एक बार मिलो मुझसे, अकेले। यदि नहीं आए तो मेरी फौज कल सूर्यनगर को घेर लेगी और उसके बाद मैं बात नहीं करूंगा। निशांत। तारानकन। सन्नाटा। ये जाल है, भैरव ने तुरंत कहा। हो सकता है, आर्यव ने कहा, पर हो सकता है नहीं भी हो। तुम नहीं जाओगे। अगर न जाऊं और कल फौज आ जाए तो लड़ाई में हजारों मरेंगे। अगर जाऊं और वह वाकई बात करना चाहता है तो शायद कुछ बचे। वह तुम्हें मार देगा, मैं उसे मार दूंगा पहले। बहुत आत्मविश्वास है। नहीं,
आर्यव ने ईमानदारी से कहा। पर इसके अलावा रास्ता नहीं। कालिंदी ने उसकी आंखों में देखा, फिर कहा, मैं साथ आऊंगी। पत्र में लिखा है अकेले। पत्र में लिखा है तुम अकेले जाओ, मैं दूर से नजर रखूंगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। # अध्याय 16 निशांत से आमना सामना। निशांत ने जो जगह बताई थी वह सूर्यनगर से उत्तर में एक खुला मैदान था, शून्य मैदान। यहाँ कोई पेड़ नहीं था, कोई आड़ नहीं थी। आर्यव वहां पहुंचा। निशांत पहले से वहां था। ये देखकर आर्यव का दिल डूबा और फिर उठा। निशांत एक साधारण सी दिखने वाला आदमी था। मध्यम उम्र, शांत चेहरा, गहरी आंखें, काले कपड़े पर कोई नाटकीय कवच नहीं, कोई राक्षसी चेहरा नहीं। बैठो, उसने कहा। खड़ा रहूंगा, जैसी तुम्हारी इच्छा। निशांत ने घास पर बैठकर ऊपर देखा। सुंदर आकाश है। तुमने लाखों लोगों को मारा है। हाँ, और इस पर तुम्हें कोई पछतावा नहीं। पछतावा? निशांत ने आर्यव की तरफ देखा। तुम्हें मुझसे क्या उम्मीद है कि मैं रोऊंगा? कम से कम सफाई दो। सफाई? निशांत हंसा और वह हंसी दर्दनाक थी। ठीक है, सुनो। वह खड़ा हुआ। कदम दर कदम उसने आर्यव की तरफ चलना शुरू किया। मैं भी कभी तुम्हारी जगह था, एक जादूगर जो संसार को बचाना चाहता था। मेरे गुरु तक्षक के भाई थे, उनका नाम था विभांशु। उन्होंने मुझे वह जादू सिखाया जिससे मैं किसी भी बुराई को खत्म कर सकता था। निशा अस्त्र? हाँ, पर जो उन्होंने नहीं बताया वह ये था कि उस जादू की कीमत होती है। हर बार जब मैंने उसे इस्तेमाल किया, मेरे भीतर का एक हिस्सा मरता गया। तुम्हारी आग प्रकाश देती है, मेरा जादू अंधकार लेता है। तो तुम पीड़ित हो? नहीं, निशांत ने सीधे कहा। अब नहीं, अब मैं वही हूं जो मुझे बनाया गया। तो बदलो। बदलना संभव है? निशांत ने पूछा और उस सवाल में एक सच्ची जिज्ञासा थी। है? कैसे? पहले मानो कि गलत किया। निशांत एक पल चुप रहा। अगर मैंने माना तो क्या होगा? लाखों लोग जी उठेंगे, राज्य वापस मिलेंगे। नहीं, पर आगे और नहीं मरेंगे। निशांत की आंखों में कुछ हिला, फिर वह गया। नहीं, बहुत देर हो गई है। मैं बदल नहीं सकता, पर तुम्हें एक मौका देता हूं, लड़ाई में नहीं मरोगे। बस हटो रास्ते से। नहीं हटूंगा। तो कल मिलते हैं युद्धभूमि में। भाग 5 महायुद्ध। अध्याय 17 एक रात पहले। वापस लौटकर आर्यव ने सबको बताया। वह बदलेगा नहीं, भैरव ने कहा। नहीं, पर उसकी आंखों में मैंने कुछ देखा। क्या? दर्द? कालिंदी ने हाथ जोड़े। दर्द हो तो भी वह कल फौज लेकर आएगा। हाँ। उस रात सभी अपने अपने तरीके से तैयारी करते रहे। भैरव ने अपनी तलवार की धार तेज की। नागमणि ने अपने नाग मंत्र दोहराए। कालिंदी ने ध्यान किया। मेघना ने अपने पिता के पास जाकर उनके साथ बैठी। आर्यव छत पर गया। वहां से पूरा सूर्यनगर दिखता था, रोशनियां, लोग, जीवन। डरते हो? पीछे से आवाज। कालिंदी थी। हाँ, बहुत। मैं भी। वे दोनों चुपचाप बैठ गए। अगर कल, आर्यव ने रुककर कहा, अगर मगर मत सोचो, पर अगर मैं सफल न हो पाया तो मैं होऊंगी। कालिंदी ने उसकी आंखों में देखा। हम सब होंगे। तुमने बचपन से लड़ना सीखा क्योंकि मजबूरी थी। मैं तो बस एक किसान का बेटा था, और अब तुम अग्निपुत्र हो। कालिंदी ने धीमे से कहा। वह मेरी पहचान नहीं है। नहीं, पर ये तुम्हारे भीतर है। पहचान वही है जो भीतर से आती है, बाहर से थोपी नहीं जाती। आर्यव ने चांद को देखा। मां ठीक होगी न? तक्षक की सुरक्षा है। हाँ। एक लंबी चुप्पी। कालिंदी, जब ये सब खत्म हो जाएगा? क्या तुम? अभी नहीं, उसने हंसकर कहा। अभी बस सो जाओ। अध्याय 18 युद्ध का पहला दिन। भोर होने से पहले निशांत की फौज सूर्यनगर के उत्तरी दरवाजे के बाहर खड़ी थी। 30,000 सैनिक, काले कवच, काले भाले, और उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं, जैसे वे सब निशांत के जादू में थे। सूर्यनगर की 5,000 की फौज दीवारों पर तैनात थी। आर्यव दीवार के ऊपर खड़ा था। आज का दिन तुम्हारा होगा, मेघना ने कहा। हम सबका। तुरही बजी। निशांत की फौज आगे बढ़ी। सूर्यनगर के धनुर्धरों ने तीर चलाए। पहली लहर रुकी, दूसरी लहर आई। इस बार वे दीवार तक पहुंचे। सीढ़ियां लगाईं। भैरव ने खुद दीवार पर खड़े होकर लड़ाई की, तलवार से, मुक्कों से, ढाल से। 3 घंटे बिना रुके। कालिंदी दीवार के पीछे रहकर जादू से हमले करती रही। आसमान से आग की बारिश, हवा की ढाल, पत्थर जो खुद उड़कर दुश्मन पर गिरते। नागमणि ने 1 दर्जन नाग सेनानियों को बुलाया जो जंगल से निकले। उन्होंने दुश्मन की फौज के पिछले हिस्से को उलझाए रखा। पर निशांत की फौज बहुत बड़ी थी। दोपहर तक एक दरवाज़ा टूट गया। अध्याय 19 निशांत का जादू। जब दरवाज़ा टूटा, आर्यव ने महसूस किया एक काली ठंडक। आसमान में बादल घिर आए, काले, असाधारण, और उनमें से एक बैंगनी रोशनी उतरने लगी।
निशांत ने निशा अस्त्र चलाना शुरू किया। वह जादू इस्तेमाल कर रहा है। कालिंदी चिल्लाई, पर केंद्र बिंदु, उसने नई जगह ढूंढी होगी। काले बादलों से ऊर्जा निशांत की फौज में उतरी, और जो सैनिक थके हुए थे वे फिर से ऊर्जावान हो गए। दोगुनी ताकत, दोगुनी तेजी। सूर्यनगर की फौज पर दबाव बढ़ा। आर्यव ने एक निर्णय लिया, मुझे निशांत तक पहुंचना होगा। वह फौज के बीच होगा। हाँ, तुम अकेले उस भीड़ को, मुझे अकेले नहीं जाना। उसने पीछे देखा। भैरव, तुम रास्ता बनाओ। नागमणि, उनकी फौज के पिछले हिस्से को बांधे रखो। कालिंदी, ऊपर से कवर करो। और मैं, मेघना ने पूछा, तुम दरवाजे की रक्षा करो। ये शहर तुम्हारा है। मेघना ने सिर हिलाया। वे निकले। जो हुआ वह अकाल्पनिक था। भैरव आगे था और उसकी तलवार तूफान की तरह चली। 20 साल की फौजी ट्रेनिंग एक पल में सामने आई। वह रुकता नहीं था, हर कदम आगे, हर झटके में एक दुश्मन। कालिंदी ऊपर से तीरंदाजों की तरह जादू के तीर चला रही थी। नागमणि की पूंछ एक कोड़े की तरह थी और उसके नाग साथी हर तरफ से घेरा डाले थे। और आर्यव आगे बढ़ता रहा। उसके हर कदम पर आग थी। दुश्मन के सैनिक जो उसके पास आते वे उस आग की गर्मी से पीछे हट जाते। आधे घंटे की लड़ाई। निशांत के करीब। अध्याय 20। अंतिम युद्ध। निशांत अपने रथ पर था, एक काला रथ जिसे 2 काले घोड़े खींचते थे। वह आर्यव को आते देख रहा था। आ गए, उसने कहा। हाँ, तुम्हें पता था ये होगा। हाँ, तो आर्यव ने एक पल के लिए रुककर निशांत की आंखों में देखा। और वहां फिर वही दर्द था। एक आखिरी बार, रुक जाओ। नहीं, तुम मर जाओगे। तो तुम भी। निशांत ने हाथ उठाया। निशा अस्त्र का जादू उसके हाथ में था, एक काला घूमता हुआ तूफान। आर्यव ने दोनों हाथ उठाए। उसकी आग सुनहरी, विशाल, शुद्ध। दोनों ने एक साथ छोड़ा। युद्ध प्रकाश और अंधकार का जो हमेशा से चला आ रहा था, वह एक पल में तय होना था। काले जादू ने आग को घेरा। आग ने अंधकार को जलाया। दोनों बराबर थे। निशांत और आर्यव एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। और फिर कुछ हुआ। आर्यव ने आग को और दिया, पर सिर्फ जादू नहीं। उसने अपनी माँ को याद किया, अपने पिता को, अपने गांव को, कालिंदी को, भैरव को, मेघना को, नागमणि को और उन हजारों लोगों को जिन्हें उसने कभी नहीं देखा था पर जिनके लिए ये लड़ाई थी। आग बड़ी हुई और काला जादू जो केवल भय और महत्वाकांक्षा पर टिका था वह सिकुड़ने लगा। निशांत का चेहरा बदला। एक पल और फिर वह टूट गया। निशा अस्त्र बिखर गया। काले बादल छट गए। निशांत अपने रथ से जमीन पर आ गया। वह जीवित था, पर उसका जादू गया था। आर्यव उसके पास गया। निशांत ने ऊपर देखा। उसकी आंखें जो बरसों से बैंगनी थीं अब धीरे धीरे साधारण हो रही थीं। भूरी, मानवीय। ये कैसे? क्योंकि जो प्रकाश प्रेम से जलता है, आर्यव ने कहा, वह किसी भी अंधकार से बड़ा होता है। निशांत की आंखों से पहली बार आंसू आए। अध्याय 21। शांति। युद्ध खत्म हुआ। निशांत की फौज जो उसके जादू से संचालित थी उसके टूटते ही बिखर गई। बिना उस ऊर्जा के वे थके हुए, भटके हुए इंसान थे। सूर्यनगर की फौज ने उन्हें बंदी बनाया पर मारा नहीं। शाम तक युद्धभूमि में केवल थकान थी। निशांत को ले जाया गया बंदी के रूप में, पर उसे अपमानित नहीं किया गया। आर्यव, कालिंदी, भैरव, नागमणि और मेघना सब थके हुए थे। घायल थे, पर जीवित थे। हम जीत गए, भैरव ने कहा, जैसे उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था। हाँ, नागमणि ने अपनी पूंछ से जमीन थपथपाई। मेरे राजा का बदला लिया। तुम्हारे राजा को वापस भी लाएंगे, मेघना ने कहा। जब निशांत का जादू टूट गया है तो उसने जिन्हें पत्थर बनाया था वे भी जी उठेंगे। नागमणि की आंखें चमकीं। कालिंदी आर्यव के पास आए। ठीक हो? हाँ, वह थका हुआ था, बहुत थका हुआ। और तुम? मैं हमेशा ठीक रहती हूँ। झूठ मत बोलो। वह हंसी। बाईं बाह में एक कट है। दिखाओ। उसने दिखाया। आर्यव ने अपनी हथेली रखी और एक हल्की सुनहरी गर्मी। ये सही करना आ गया, कालिंदी ने कहा। तुमसे सीखा। तुम हर चीज ठीक करती हो, अपनी बाहरी चोटें भी, दूसरों के भीतरी दर्द भी। एक लंबी चुप्पी। आर्यव, हाँ, जब ये सब खत्म होगा तुम कहाँ जाओगे? माँ के पास। और फिर? पता नहीं, उसने ईमानदारी से कहा। तुम? मुझे नहीं पता। साथ चलोगी? एक पल। हाँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 6। नई सुबह। अध्याय 22। राजा का इलाज। अगले दिन सुबह विकोदर ने, जो अब सच्चा था, एक पुरानी पोथी निकाली। उसमें राजा की बीमारी का इलाज था। ये निशांत का जादू था। उसने जो बादल छोड़े थे उनमें एक अदृश्य जहर था जो राजा को धीरे धीरे कमजोर कर रहा था। और इलाज, अग्निपुत्र का स्पर्श। आर्यव राजा के कक्ष में गया।
वे बहुत कमज़ोर थे, पर जब आर्यव ने उनके माथे पर हाथ रखा और एक सुनहरी ऊर्जा छोड़ी तो उनके चेहरे पर रंग आने लगा। 1 घंटे में राजा उठकर बैठ गए। राजा ने सांस ली। ये तो साल बाद इतनी गहरी सांस ली है। मेघना ने उनके गले लगी। वह रोई खुशी के आंसुओं से। राजा ने आर्यव को देखा। तुमने मेरे राज्य को बचाया। हम सब ने। तुम जो चाहो मांगो। आर्यव ने एक पल सोचा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर जो लोग निशांत की फौज में थे उनमें से ज्यादातर उसके जादू के शिकार थे। उन्हें माफ कर दीजिए। राजा की आंखों में नम भाव आए। ये तुम मांग रहे हो? हाँ, ठीक है। अध्याय 23 निशांत का फैसला। निशांत को दरबार में लाया गया। वह शांत था। उसके चेहरे पर न डर था न क्रोध। राजा ने कहा, तुमने जो किया उसकी सजा मृत्यु होनी चाहिए। हाँ, पर इस लड़के ने माफी मांगी है। निशांत ने आर्यव की तरफ देखा। तुमने क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में दर्द देखा था। दर्द से माफी नहीं मिलती। नहीं, पर दर्द ये साबित करता है कि तुम पूरी तरह गए नहीं थे। निशांत कुछ देर चुप रहा। मैं बदल सकता हूँ। शायद काफी है शुरुआत के लिए। राजा ने घोषणा की, निशांत को मृत्युदंड नहीं, उसे उन 3 राज्यों में भेजा जाएगा जहां उसने अत्याचार किया था। वहां जाकर वह अपने हाथों से सब ठीक करने की कोशिश करेगा। अग्निपुत्र उसके साथ साक्षी बनेगा। मैं तैयार हूं, निशांत ने कहा। अध्याय 24 वापस घर। युद्ध के 1 हफ्ते बाद आर्यव वरुणपुर लौट रहा था। साथ में कालिंदी थी। रास्ते में वह जंगल था जहां पहले वे मिले थे, नागवन, पहाड़ी, वह पुराना पुल जो जल गया था। पुल के पास आर्यव रुका। यहाँ तुमने पहली बार मुझे पटका था। तुम अकेले जंगल में घूम रहे थे। मैं घूम नहीं रहा था, चल रहा था अकेले, पर तुम मिल गई। कालिंदी ने उसकी तरफ देखा। अब हम दोनों साथ हैं। हाँ। गांव के पास पहुंचे तो माँ दरवाजे पर खड़ी थी, जैसे उन्हें पता था। आर्यव दौड़ा। माँ। सुमित्रा ने उसे गले लगाया इतनी जोर से कि उसकी सांस रुकने लगी। ठीक है, सच में ठीक है। हाँ माँ। और ये? उन्होंने कालिंदी को देखा। ये कालिंदी है, मेरी साथी। सुमित्रा ने कालिंदी को देखा, फिर मुस्कुराए। भूखी हो? बहुत। आ जाओ। अध्याय 25 गुरु का अंतिम वरदान। उसी शाम वरुणपुर में एक ज्योति उतरी। तक्षक। वे पहले से ज्यादा कमजोर लग रहे थे, पर उनकी आंखें उतनी ही तेज। तुमने किया, उन्होंने कहा। हमने किया, अंतर नहीं। तक्षक ने आर्यव को थपथपाया। पर तुम्हें एक बात बतानी थी, अब जब निशांत का जादू खत्म हुआ है, अग्नि शक्ति की जरूरत कम हो जाएगी। वह धीरे धीरे सामान्य हो सकती है। मतलब ये जादू जाएगा शायद, पर भीतर की वह आग जो है वह जाएगी नहीं। वह तुम हो। अगर जाए तो भी ठीक है। तक्षक ने हैरान होकर देखा। सच में? मुझे कभी जादूगर नहीं बनना था। मुझे अपना राज्य, अपने लोग बचाने थे। वह हो गया। तक्षक की आंखें नम हुईं। बुद्धिमान बेटा, आपके जैसा गुरु है तो। अध्याय 26 नागमणि की वापसी। नागमणि वापस गया नागवन में, पर जाते जाते वह रुका। एक बात। क्या? तुम मानवों के बारे में मुझे गलतफहमी थी, और अब भी बहुत कुछ है जो पसंद नहीं। वह हंसा, एक लंबी सर्पाकार हंसी। पर तुम लोग ठीक हो। तुम भी, मुझे पता है। वह गया, और उसके जाने के बाद एक हल्कापन था, जैसे एक तूफान के बाद की शांति। अध्याय 27 भैरव का रास्ता। भैरव सूर्यनगर में रह गया। राजा ने उसे उसकी वफादारी और बहादुरी देखकर सेनापति का पद दिया। मैं ये लायक नहीं हूँ, भैरव ने कहा। लायक वही होता है जो सोचता है कि लायक नहीं, मेघना ने कहा। भैरव ने पद स्वीकार किया। उसकी बांह पर वह सफ़ेद निशान था जो उसे हमेशा याद दिलाएगा उस यात्रा की, उन साथियों की, उस रात की जब उन्होंने एक पहाड़ी पर खड़े होकर अंधकार के एक हिस्से को नष्ट किया था। अध्याय 28 मेघना का राज्य। मेघना राजकुमारी से अब राज्य की वास्तविक संचालक बन गई। उसके पिता धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे थे, पर उन्होंने स्वयं घोषणा की कि उनकी बेटी अब राज्य की उत्तराधिकारी है। मेघना ने पहला आदेश ये दिया, निशांत की फौज के जो सैनिक बंदी हैं, जो स्वेच्छा से काम करना चाहते हैं, उन्हें सूर्यनगर की पुनर्निर्माण में लगाया जाए। ये बुद्धिमानी नहीं है, रिकोदर ने कहा। यह आवश्यक है। युद्ध के बाद असली शक्ति हिंसा नहीं, उदारता होती है। और रिकोदर, जो अब बदला हुआ था, ने माना। अध्याय 29 3 राज्यों की मुक्ति। निशांत के जादू के टूटने के साथ जो लोग पत्थर बन गए थे, वे धीरे धीरे जीवित हो गए। वर्षागढ़, समुद्रपुर और शीतलपुर तीनों राज्यों में एक नई सुबह थी। नागमणि के राजा, जो 2 साल पत्थर थे, जीवित हुए। नागमणि ने अपने राजा के पांव छुए और उनसे लिपट गया। तू कहाँ था? राजा ने पूछा। मानवों के साथ। और वे बुरे नहीं थे। अध्याय 30 आर्यव का चुनाव। 1 महीने बाद आर्यव वरुणपुर में था।
खेतों में काम कर रहा था, वही खेत जो उसके पिता के थे। माँ पास में बैठी थीं। कालिंदी भी आज वह उसके साथ काम में हाथ बटा रही थी। तुम्हें यहाँ अजीब नहीं लगता? माँ ने कालिंदी से पूछा। नहीं, बचपन से जंगल में रही हूँ। खेत और जंगल दोनों जमीन ही हैं। माँ मुस्कुराए। आर्यव ने ऊपर देखा। आकाश साफ था, कोई काले बादल नहीं, कोई बैंगनी रोशनी नहीं। उसके हाथों में अभी भी थोड़ी आग थी, वह गई नहीं थी पूरी तरह। वह जमीन में दबा रहा था जैसे बीज। और शायद यही सही था। योजक चिन्ह, उपसंहार, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम अध्याय। 1 साल बाद। 1 साल बीत गया। सूर्यनगर फिर से खिल उठा। उसकी दीवारें मजबूत हुईं। उसके लोग हंसने लगे। वर्षागढ़, समुद्रपुर और शीतलपुर, तीनों राज्यों ने एक नई संधि की, सूर्य संधि। चारों राज्य एक साथ खड़े होंगे। निशांत, जो अब बदल रहा था, धीरे धीरे उन 3 राज्यों में जाकर काम कर रहा था। पुनर्निर्माण, प्रायश्चित। यह आसान नहीं था। कभी कभी लोग उसे देखकर क्रोध करते, कभी कभी पत्थर फेंकते, पर निशांत रुकता नहीं था। आर्यव एक बार उससे मिला। कैसा लग रहा है? भारी, पर सही। हाँ। वे बैठे। चुप। मुझे माफ किया है तुमने? निशांत ने पूछा। मैंने पहले ही कर दिया था। मुझे माफ नहीं कर सका। वह तुम्हारी यात्रा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नागवन में नागमणि फिर से राज्य में था, पर कभी कभी वह वरुणपुर की तरफ आता, उस गांव के पास जहां एक छोटा सा खेत था। वह पेड़ों से आर्यव को देखता, मुस्कुराता और चला जाता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भैरव ने सूर्यनगर की फौज को नया रूप दिया। अब वह सिर्फ लड़ने की फौज नहीं थी, वह रक्षा और सेवा की फौज थी। हर साल वह एक बार वरुणपुर जाता, आर्यव के घर खाना खाता। भैरव और आर्यव के बीच जो रिश्ता था, वह किसी भाई से कम नहीं था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मेघना ने पिता के ठीक होने के बाद राज्य को पूरी तरह संभाला। वह एक न्यायप्रिय शासक थी और उससे भी ज्यादा एक इंसान। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। और आर्यव वरुणपुर में था, खेत में। माँ की आवाज थी, कालिंदी की हंसी थी, जमीन की खुशबू थी, और हाथों में वह हल्की सी सुनहरी आग। वह बुझी नहीं, शायद कभी बुझेगी नहीं, क्योंकि जो आग प्रेम से जलती है वह कभी बुझती नहीं। समाप्त। लेखक की बात। ये कहानी उन सब के लिए है जो मानते हैं कि साधारण लोग असाधारण काम कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके भीतर वह आग हो जो भय से नहीं, प्रेम से जलती हो। अंधकार कितना भी बड़ा हो, एक दीपक काफी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समाप्त। पात्रों का भविष्य। तारांकन आर्यव तारांकन वरुणपुर में रहा, खेती की। कभी कभी उसकी आग जागती जब कोई जरूरत होती, पर वह किसी राजा का सलाहकार नहीं बना, कोई महान पद नहीं लिया, बस एक अच्छा इंसान रहा। तारांकन कालिंदी तारांकन आर्यव के साथ रही। उसने वरुणपुर के बच्चों को जादू की बुनियाद सिखाई, न लड़ाई के लिए बल्कि ज्ञान के लिए। भैरव सूर्यनगर का सबसे आदर्श सेनापति बना। उसने एक किताब लिखी, एक सैनिक की कहानी, जिसमें युद्ध नहीं बल्कि उन इंसानों की बात थी जो युद्ध में लड़े। नागमणि नागवन में राजा का विश्वासपात्र बना, पर वह हर साल एक बार मानव जगत में आता, ये देखने की इंसान क्या नया बना रहे हैं। मेघना सूर्यनगर की महारानी। उसने सूर्य संधि को पूरे महाद्वीप में फैलाया। कहते हैं उसके राज में एक भी अनावश्यक युद्ध नहीं हुआ। निशांत बदला, धीरे धीरे, कभी पूरी तरह नहीं, पर जितना बदला उससे बहुत भला हुआ। वृकोदर मेघना का सबसे विश्वासपात्र मंत्री बना। जब तक जिया, हर दिन एक अच्छा काम किया। गुरु तक्षक, वे वापस उस ज्योति में मिल गए जहां से आए थे। पर कभी कभी रात को, जब आसमान में कोई तारा टूटता है, आर्यव मुस्कुराता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। परिशिष्ट। इस संसार के बारे में। जादू प्रणाली। इस संसार में जादू 2 प्रकार का है। प्रकाश जादू, जो भावना, प्रेम और सत्य से उत्पन्न होता है। इसका रंग सुनहरा, नीला या सफेद होता है। ये जादू करने वाले को शक्ति देता है, पर थका भी देता है। यह एकमात्र जादू है जो निशा अस्त्र को रोक सकता है। अंधकार जादू, जो भय, महत्वाकांक्षा और क्रोध से उत्पन्न होता है। इसका रंग काला, बैंगनी या लाल होता है। ये तत्काल शक्ति देता है, पर धीरे धीरे उपयोगकर्ता को खोखला करता है। नाग जादू, एक अलग जादू जो पृथ्वी और जल से जुड़ा है। न प्रकाश न अंधकार, ये प्रकृति का जादू है। राज्य और उनकी विशेषताएं। सूर्यनगर मध्य में स्थित, सबसे समृद्ध। अग्निकुंड इसकी शक्ति का स्रोत है। वर्षागढ़ पूर्व में, वर्षा और नदियों का राज्य। यहाँ के जादूगर जल जादू जानते हैं। समुद्रपुर दक्षिण में, समुद्र के किनारे। यहाँ के लोग नाविक और व्यापारी हैं। तारांकन शीतलपुर तारांकन उत्तर में, बर्फीले पहाड़ों में।
यहाँ के योद्धा सबसे कठोर हैं। नागवन, पूर्व और मध्य के बीच, जंगल में। ये नाग जाति का क्षेत्र है। अग्निपुत्र और अंधकार का सम्राट। समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और आगे ऐसी स्टोरीज सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हिंदी फैंटेसी ऑडियो स्टोरीज चैनल पर।